लाटा आप सभी का विद्या भारती की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, माफ़ कीजिएगा, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के अंदर अपन ने अभी तक के डिस्कशन में, अभी तक के लेक्चर में अपन ने देख लिया था कि ठोस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में अपन ने थोड़ा सा देख लिया था, जानकारी ले ली थी। ठोसों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं वो अपन ने पढ़ लिए थे। इसके अलावा जो है अपन ने ठोसों के प्रकार, वो बंधन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अपन ने 4 भागों में उसको डिवाइड किया था। अपन ने आयनिक सॉलिड बोला था, आयंस के अकॉर्डिंग अवयवीकरण अगर आयंस हो तो। दूसरा अपन ने जो है वो धात्विक ठोस बोला था, मेटेलिक सॉलिड। तीसरा अपन ने आणविक ठोस यानी कि मॉलिकुलर सॉलिड भी बोला था। मॉलिकुलर सॉलिड को फिर अपन ने 3 वान डेर वाल बल, लंदन बल, जो वीकेस्ट बल होता है, फोर्स होता है, वो अपन ने बोला था कि लंदन बल सबसे वीक फोर्स होता है एनवायरनमेंट में जो उपस्थित होता है। और प्रबल वान डेर वाल बलों और हाइड्रोजन बल के आधार पर अपन ने आणविक ठोसों को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक अपन ने बोला था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, दूसरा अपन ने ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस बोला था। ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिकों का निर्धारण कैसे करते हैं वो भी अपन ने एक छोटा सा डिस्कशन किया था। द्विध्रुव कैसे डिनोट करते हैं, वैसे कि कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर जो है वो द्विध्रुव की दिशा होती है। हाइड्रोजन बंधित ठोस में अपन ने बोला था कि हाइड्रोजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी पदार्थों के साथ में या तत्वों के साथ में सेतु बंध बनाता है। इसके अलावा अपन ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमोर्फस सॉलिड भी बोले थे। क्रिस्टलीय ठोस में अपन ने बोला था ज्यामिति निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस में अपन ने ज्यामिति को अनिश्चित बताया था। अक्रिस्टलीय ठोस के अपन ने एग्जाम्पल प्लास्टिक पढ़े थे। इसके अलावा अपन ने कांच को भी अक्रिस्टलीय ठोस बोला था। अपन ने बोला था कांच जो है वो अति शीतित द्रव होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल अपन ने क्वार्टज बोला था। तो आज अपन जो है वो कुछ एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, वो है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका। देखिए क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका क्या होते हैं। क्रिस्टल जालक ठोसों का एक मुख्य, क्रिस्टलीय ठोसों का एक मुख्य अभिलक्षण वो होता है कि उसमें अवयवीकरण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के द्वारा चित्रित किया जाता है, अभी आगे चित्रण में अपन देखेंगे। और यही व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है, ठीक है। अर्थात क्रिस्टल जालक में ठोस के अवयवी कणों को एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाता है। ये अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु, अणु या आयन जिनसे मिलकर के वो जालक बना हुआ होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, आप देखिए इस चित्र के द्वारा अपन समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका क्या होती है। देखिए ये जो पूरा क्रिस्टल जालक का एक बिंदुओं के द्वारा निरूपित एक डायग्राम है, ठीक है, या चित्र है, ठीक है। उसके अंदर ये जो रेखांकित पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है एकक कोष्ठिका, ये यूनिट सेल, ठीक है। और ऐसे ही पार्ट की बार बार पुनरावृत्ति होने से ये पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। ऐसे ही पार्ट की बार बार पुनरावृत्ति होने से, इस तरह के पार्ट की बार बार पुनरावृत्ति होने से ये पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे, कि क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। तो ये जो है वो क्रिस्टल जालक में अगर अपन ने ध्यानपूर्वक अभी देखा तो मैंने रेखांकित जो भाग बताया था, मैंने अभी जो क्रिस्टल जालक के अंदर, ये जो क्रिस्टल जालक है इसके अंदर अपन ने जो ये रेखांकित भाग है इसको अपन ने अभी देखा, तो ये यूनिट सेल है, ठीक है। और इसके बार बार ऐसे ही बार बार के पार्ट से बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, जो टर्म है जालक बिंदु। एक शब्द यूज़ किया जाता है वो है जालक बिंदु, ठीक है। ये जालक बिंदु और कुछ नहीं है बल्कि वही अवयवी कण हैं। वही अवयवी कण बोले तो वही परमाणु, अणु या आयन्स है जिनसे इस पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के पैरामीटर्स। तो एक बार वापस से आइए, देखिए ये जो एकक कोष्ठिका है
इसकी 3 भुजाएं हैं, एक भुजा तो ये है ना, त्रिविम में इसकी 3 भुजाएं हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इस तरह से ये 3 इसकी भुजाएं हैं तथा इन तीनों भुजाओं का निरूपण आगे किस प्रकार से किया गया है तो वो देखिए। ठीक है, ये इसमें अपन निरूपण समझते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए वही 3 भुजाएं हैं, कुछ इस तरह से इसने डिनोट किया है। ठीक है, ठीक है, उस चित्र में भी अपन ने देखा था, बस ये वाली भुजा उधर हो गई थी, ये वाली उसमें उधर हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो ऐसे भी डिनोट होता है। ठीक है, तो उसने इस वाली भुजा को ए नाम दे दिया, इस वाली को सपोज़ बी दे दिया और इस वाली को सपोज़ सी दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसने इन भुजाओं को नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में, और हाँ एक्चुअली ये 3D डायमेंशनल व्यवस्था है, तो ये इधर वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, या इसको जेड एक्सिस भी बोल दो, और ये जो है वो जेड एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ भी बोल दो। अपन मैथ के अंदर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको जेड एक्सिस बोलते हैं नॉर्मल सवालों के अंदर, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये जो डिनोट करते हैं वो आप किसी भी अकॉर्डिंग या किसी भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, पर आपका निरूपण सही होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी। अब इसने क्या बोला कि इसने एक्स एक्सिस वाली भुजा को ए नाम दिया, वाई एक्सिस वाली को इसने बी नाम दिया और जो जेड एक्सिस वाली है उसको उसने सी नाम दिया है। ठीक है, जैसा दोनों चित्रों में अपन ने जो रफली डायग्राम बनाया उसमें भी वही है और जो इसने प्रिंटेड बनाया वो भी वही है। ठीक है, एंड देन अब देखिए इसके बाद में इसने क्या बोला, ये तो हो गई भुजा की बात। अब इसने बोला है कि किनारों के जो युग्म हैं, ये जहाँ पे ये भुजाएं मिलती है, ये जहाँ पे ये जो भुजाएं हैं वहाँ पे मिलती है, उसमें उसने एंगल जो बनते हैं उन एंगल्स को भी इसने डिनोट किया है। तो इसने क्या बोला है वो देखिए, वो ध्यान रखिएगा मेरी बात। इसने बोला है कि भुजा ए और भुजा बी के मध्य का जो कोण है, भुजा ए और भुजा बी के मध्य का जो कोण है उसको उसने गामा नाम दिया है। भुजा ए और भुजा बी के जो कोण है उसको उसने गामा नाम दिया है। इसके अलावा भुजा सी और भुजा जो ए है उसके बीच के कोण को जो है इसने बीटा नाम दिया है। ठीक है, और भुजा बी और सी का जो बीच का एंगल है, भुजा बी और सी के बीच का जो एंगल है उसको इसने जो है वो अल्फ़ा नाम दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भुजा बी की एंगल्स का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि क्या क्या है। ठीक है, कि भुजा ए और बी के बीच के एंगल को इसने गामा नाम दिया, भुजा सी और ए के बीच के एंगल को इसने बीटा नाम दिया और भुजा जो ए और सी और बी है उसके बीच के एंगल को इसने अल्फ़ा नाम दिया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंगल्स के बारे में, भुजाओं और उसके एंगल्स आपको सापेक्ष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक देखिए, कुछ क्रिस्टल जालक के कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं। एक क्रिस्टल जालक जो होता है उसके कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। पहला क्या है, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या फिर जालक स्थल कहा जाता है। आइए देखिए, मैंने आपको बताया था ना, मैंने यही आपको बताया था कि प्रत्येक भुजा के अंदर प्रत्येक क्रिस्टल जालक होता है। तो ये जो बिंदु आपको दिख रहे हैं ये जालक बिंदु है। ठीक है, तो ये अपन ने पहले ही देख लिया, ये कोई नई बात नहीं है। तथा प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को निरूपित करता है। मैंने पहले ही बताया कि ये क्रिस्टल जालक या जालक बिंदु है वो अवयवी कण या पर जो अवयवी कण यानी कि जो परमाणु अणु जिससे वो क्रिस्टल जालक बना है उसको डिनोट करता है। क्रिस्टल जालक में बिंदुओं का त्रिविमीय निरूपण होता है। ठीक है, और उसकी वो ज्यामिति निर्धारण करता है तथा क्रिस्टलीय तथा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था का निर्धारण इन जालक बिंदुओं पर सीधी रेखाओं से जोड़कर किया जा सकता है। ये जो अपन ने किया ना, सीधी रेखाओं से जोड़कर ज्यामितीय निर्धारण, ये इसके अलावा इसके पीछे वाली स्लाइड में जो अपन ने जो भुजाओं सीधी रेखा खींचकर, है ना, तो वो अपन ने ज्यामिति का निर्धारण अपन ने देखा, तो उससे इसका ये मतलब है। ठीक है, तो आज के अपन ने क्रिस्टल जालक क्या होता है वो पढ़ा, एकक कोष्ठिका क्या होती है वो पढ़ी। ठीक है, एंड देन क्रिस्टल जालक का अपन ने निरूपण देखा, यूनिट सेल को भी रेखांकित वाले पार्ट से अपन ने दिखाया, उसके पैरामीटर्स पढ़े और उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़े। ठीक है, आगे की क्लास में अपन यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है और उसका डिटेल स्टडी अपन एक एक यूनिट सेल का
करेंगे। यूनिट सेल भी आगे बहुत प्रकार की होती है, ये मूल एकक कोष्ठिका होती है, इसके अलावा काय केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है, इसके अलावा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। तो डिफरेंट टाइप की होती है, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, अपने काम में व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू।